नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी IQ में। आज हम 20 जुलाई 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। प्रश्न का पहला प्रश्न है, हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रश्न विदु नायर को, आशुतोष जांगड़ा को, शिजो अम्बे को, इनमें उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है विदु नायर को। भारत सरकार द्वारा डॉक्टर विदु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह 2002 बैच के विदेश सेवा अधिकारी हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है एशगाबाद और इसकी मुद्रा है तुर्कमेनिस्तान मानात। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेल मंत्रालय कब तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर काम कर रहा है? वर्ष 2023, 2025, 2035, 2040। इसका सही आंसर है 2030 तक। रेल मंत्रालय 2030 तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर काम कर रहा है। साथ ही रेल मंत्रालय ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कई कड़ी पहल की हैं। रेल मंत्रालय द्वारा की गई पहल, रेलवे विद्युतीकरण, लोकोमोटिव और ट्रेन की ऊर्जा दक्षता में सुधार के साथ स्थायी उपकरणों और प्रतिष्ठानों स्टेशनों के लिए हरित प्रमाणन हासिल करने, डिब्बों में जैव शौचालय बनाए जाने और अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता और शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करना इस रणनीति का हिस्सा है। भारतीय रेलवे ने 40,000 से अधिक का विद्युतीकरण पूरा कर लिया, जिसमें 2014 से 2020 के दौरान 18,605 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण कार्य किया गया है। इससे पहले 2009 से 2014 की अवधि के दौरान केवल 3,835 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण पूरा हुआ था। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2020-21 के लिए 7,000 किलोमीटर मार्ग के विद्युतीकरण का लक्ष्य तय किया है। ब्रॉड गेज के सभी मार्गों के दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण करने की योजना बनाई गई है। रेलवे ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कई पहल की हैं। भारतीय रेलवे रूफटॉप सोलर पैनल के माध्यम से 500 मेगावाट ऊर्जा क्षमता का दोहन करने के लिए काम कर रहा है। इसके लिए पहले से ही 245 मेगावाट क्षमता वाले सौर संयंत्रों के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं और इसे पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2022 तक है। भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बेल के सहयोग से बीना मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट की ऐसी एक परियोजना पहले से स्थापित की जा चुकी है और वर्तमान में व्यापक परीक्षण की प्रक्रिया में है। ये दुनिया में अपनी तरह की पहली सौर परियोजना है। पवन ऊर्जा क्षेत्र में 103 मेगावाट पवन आधारित बिजली संयंत्र को पहले से ही चालू कर दिया गया है, जिसमें 26 मेगावाट राजस्थान जैसलमेर में, 21 मेगावाट तमिलनाडु में, 56.4 मेगावाट महाराष्ट्र सांगली में है। रेलवे ने तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान और कर्नाटक में अगले 2 वर्षों में 200 मेगावाट क्षमता वाले पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने हरित पहल के तहत अपने रेलगाड़ियों के कुल 69,000 डिब्बों में 2,44,000 से अधिक जैव शौचालय स्थापित किए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? प्रश्न विपिन मल्होत्रा, सचिन अवस्थी, रमेश मित्तल, सतीश शर्मा। इसका सही आंसर है सचिन अवस्थी को। सचिन अवस्थी को लंदन में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के लिए आयोजित एक वेबिनार में टॉप पब्लिश्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सचिन अवस्थी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था, जिसे वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा भी कहा जाता है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव की सम्मानजनक पहल के रूप में भी जाना जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य उन प्रसिद्ध पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करना है जो समाज और दुनिया की बेहतरी के योगदान दे रहे हैं। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव के संस्थापक और अध्यक्ष हैं अब्दुल बासित सैयद और इसका मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्ट्रीट वेंडर के लिए शुरू की गई आत्मनिर्भर निधि के कार्यान्वयन में किस राज्य ने अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष स्थान हासिल किया है? उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। स्ट्रीट वेंडर के लिए शुरू की गई आत्मनिर्भर निधि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष स्थान पर है। इस योजना से वर्तमान में राज्य के 378 नगरीय निकायों लाभान्वित किया जा रहा है। अब तक 8,70,330 स्ट्रीट वेंडरों ने योजना के तहत पंजीकरण कराया है, जिसमें 1,76,000 स्ट्रीट वेंडरों को पहचान पत्र और वेंडिंग सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य में लगभग 15 करोड़ 50 लाख के ब्याज मुक्त ऋण के 15,500 केसों को मंजूरी दी गई है। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के बारे में। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे वे अपना व्यवसाय जारी करने में मदद मिलेगी। इसके लिए 1 साल के लिए 10,000 रुपये की ब्याज मुक्त क्रियाशील पूंजी की भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत ऋण राशि पर 7% का ब्याज अनुदान केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उसके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एपीस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर लिया? हमारा चीन ने, भारत ने, जापान ने, मलेशिया ने। इसका सही आंसर है चीन ने। चीन ने अपने एक्साई चैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट के जरिए एपीस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर लिया है। कमर्शियल उपग्रह एपीस्टार 6D को चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। एपीस्टार 6D वर्ष 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किया गया 18वां रॉकेट है। एपीस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह के बारे में। एपीस्टार 6D उपग्रह को चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कॉर्प द्वारा विकसित किया गया है, जो कि चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी है। इस सैटेलाइट को PT mobilesat.com लिमिटेड ने 2016 में खरीदा था। उपग्रह का लक्ष्य लगभग 50 गीगाबाइट सेकंड की क्षमता वाला हाई स्पीड कम्युनिकेशन प्रदान करना है। एपीस्टार 6D चीन के पहले ग्लोबल हाई थ्रूपुट ब्रॉडबैंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का एक भाग है। इसके अंतरिक्ष में भू स्थिर कक्षा में लगभग 15 साल तक रहने की उम्मीद है। साथ ही यह एक ब्रॉडबैंड उपग्रह संचार प्रणाली के हिस्से के रूप में एशिया प्रशांत क्षेत्र में काम करेगा। चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन कॉर्प का मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। इसके अध्यक्ष हैं जू कियांग। अगला प्रश्न है, हाल में रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स द्वारा किसको साल 2020 के प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विशाल ददवानी, रोहित शेट्टी, वेद प्रकाश दुदेजा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर वेद प्रकाश दुदेजा को। रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स द्वारा वेद प्रकाश दुदेजा को साल 2020 के प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। उन्हें अवसंरचना विकास में दिए गए उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। उनके नेतृत्व में RLDA ने विभिन्न कमर्शियल परियोजनाओं, बहुक्रियाशील परिसर, कॉलोनी पुनर्विकास और स्टेशन पुनर्विकास परियोजना शुरू की हैं। रेल भूमि विकास प्राधिकरण रेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला वैधानिक प्राधिकरण है। यह वैधानिक निकाय गैर टैरिफ उपायों की मदद से राजस्व अर्जित करने और भारतीय रेलवे के लिए आस्तियां जुटाने के लिए खाली पड़ी रेलवे भूमि के व्यावसायिक उपयोग के लिए जिम्मेदार निकाय है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? हमारा रसायन और उर्वरक मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार प्राइमरी से पहले के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही इसमें आगे उल्लेख किया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक के 2
ऑनलाइन सत्र तथा कक्षा 9 से 12 के 4 सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। प्रगति दिशा निर्देशों में ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा के 8 चरण योजना, समीक्षा, व्यवस्था, मार्गदर्शन, याक, असाइन, ट्रैक, सराहना शामिल हैं। दिशा निर्देशों स्कूल प्रशासकों, स्कूल प्रमुख, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को मिलने के क्षेत्रों में सुझाव भी प्रदान करते हैं। मूल्यांकन की जरूरत। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा की योजना बनाते समय कक्षा के हिसाब से सत्र की अवधि, स्क्रीन समय, समावेशिता, संतुलित ऑनलाइन और ऑफलाइन गतिविधियां आदि से सरोकार, हस्तक्षेप के तौर तरीकों जिसमें संसाधन, अवधि, कक्षा के हिसाब से उनका वितरण आदि शामिल हैं। डिजिटल शिक्षा के दौरान शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती। साइबर सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सावधानियों और उपायों सहित साइबर सुरक्षा और नैतिक प्रथा, विभिन्न पहलों के साथ सहयोग और सम्मेलन। दिशा निर्देश विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से विकसित किए गए हैं जो लॉकडाउन के कारण अभी घरों पर मौजूद छात्रों के लिए ऑनलाइन मिश्रित डिजिटल शिक्षा पर केंद्रित हैं। डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा पर जारी ये दिशा निर्देश शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने की विस्तृत कार्य योजना का संकेत प्रदान करते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के प्रयास में एक नया अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कौन सा कोच विकसित किया? प्रज्ञाता कोच, पोस्ट कोविड कोच, A&B, उपयुक्त बी। इसका सही आंसर है पोस्ट कोविड कोच। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के प्रयास में एक नया अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से इस नए पोस्ट कोविड कोच को विकसित किया गया है। कोरोना के बाद के लिए तैयार किए गए इस कोच की मुख्य विशेषताएं हैंड्स फ्री सुविधाओं, कॉपर कोटिंग्स युक्त रेलिंग एवं चिटकनी और प्लाज्मा एयर प्योरीफायर के अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग भी की गई है। केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए AAI ने किसके साथ समझौता किया? DRDO, बेल, इसरो, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है बेल के साथ। भारतीय वित्तनम प्राधिकरण और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के बीच एक समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते ज्ञापन का उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई एयरपोर्ट कारोबार में उभरते वैश्विक बाजारों में शामिल होना है। दोनों कंपनियां एयरपोर्ट कारोबार में उभरते वैश्विक अवसरों को संबोधित करने के लिए एक दूसरे की सहायता करेंगी। MOU दोनों कंपनियों को एक साथ काम करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा जो भविष्य में नागरिक उड्डयन उद्योग को गति देने में सहायक होगा। AAI भारत विकास भागीदार की भूमिका निभाते हुए BEL को अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में मदद करेगा। यह भारत के बाहर देश मंत्रालय की परियोजनाओं के निष्पादन में BEL को सक्षम बनाएगा। इस तरह यह साझेदारी घरेलू नागरिक विमानन बाजार के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी नागरिक विमानन बाजारों में उतारने में भी BEL की मदद करेगी। भारतीय विमानन पतन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं MV गौतम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? विराट कोहली, ब्रेटली, अमित सहगल, जेम्स एंडरसन। इसका सही आंसर है ब्रेटली को। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज और क्रिकेट दिग्गज ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी, अपडेट और आंकड़े प्रदान करता है। स्पोर्ट्स अड्डा के एम्बेसडर के रूप में ब्रेटली प्रतियोगिता, क्विज, Q&A, बॉलिंग मास्टर क्लास जैसी मनोरंजन गतिविधियों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे जो इसकी स्पोर्ट्स अड्डा ऐप वेबसाइट के साथ साथ इसके सोशल मीडिया हैंडल पर आयोजित किए जाते हैं। ब्रेटली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 221 वनडे, 76 टेस्ट, 25 T20 अंतर्राष्ट्रीय में कुल 718 विकेट झटके थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है? अर्जुन मुंडा, श्रीपद येसो नाइक, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर है श्रीपद येसो नाइक ने।
रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन को आत्मनिर्भर भारत मिशन के साथ भारत को सशक्त बनाने के विषय पर आयोजित किया गया था। इसे तमिलनाडु डेवलपमेंट एंड प्रमोशन सेंटर, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के एरोस्पेस और रक्षा बाजार में विकास की खासी संभावनाएं हैं और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी तथा अग्रणी हब के रूप में विकसित होने, डिजाइन, विनिर्माण, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी विकास व सेवाओं के सकल निर्यातक बनाने के लिए मूलभूत तत्व खासे मजबूत हैं। भारत में एरोस्पेस और रक्षा उद्योग 2030 तक $70 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में महाराष्ट्र की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त नीला सत्यनारायण का जन्म कितने वर्ष की आयु में हो गया? प्रश्न 71 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष, 85 वर्ष। इसका सही आंसर है 71 वर्ष। महाराष्ट्र की पहली राज्य निर्वाचन आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन 71 वर्ष की आयु में हो गया है। वह 1972 बैच की IAS अधिकारी थी। उन्हें राजस्व विभाग के एक अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में उनके संक्षिप्त कार्यकाल के बाद 2009 में महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 5 जुलाई 2014 तक महाराष्ट्र के SEC के रूप में कार्य किया। इसके अलावा नीला सीतारमण ने कई कविता संग्रह के साथ साथ वनवा और एक पूर्णा एक अपूर्णा जैसी पुस्तकों का लेखन भी किया। इसके अलावा उन्होंने एक फिल्म के लिए भी संगीत तैयार किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और इसके राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल कृषि डेयरी को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे सपोर्ट करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।